Welcome to chemistry class. Today this is lecture number 4 from the chapter chemical reaction and equation. देखो बेटा, लेक्चर नंबर 3 में लास्ट में हम बातें कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन हमने बता दी थी, उसके एग्जांपल्स भी बता दिए थे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है ये आपको पूरी तरह से पता चल चुका है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कल जो लेक्चर एंड हुआ था लेक्चर नंबर 3 में, वहाँ से हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर आपको हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने इतना बताया था कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू सब्सटेंस कॉम्बाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट्स। क्लियर था? करेक्ट था। फिर हमने आपको एग्जांपल दिया था C+O2 गिव्स CO2, S+O2 गिव्स SO2। फिर हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताया था जो कि आपकी NCERT की बुक में है, और वो था CaO प्लस H2O, जहाँ पर फॉर्म हो रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लैगलाइन। तो ये तो लेक्चर नंबर 3 की एंडिंग में था। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को पूरी तरह से पढ़े होंगे, और साथ में जो DPP उस वीडियो के साथ अटैच थी, आपने उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार बता दें कि आपके बेहतर फ्यूचर के लिए और आपकी अच्छी तैयारी के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया है जो कि है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही, और माई स्कूल ऐप है। आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और आने वाली हर वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी रखें। क्लियर? तो अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को थोड़ा सा हल्का सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जैसा कि हमने बताया, आपसे फिर से बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें 2 सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। करेक्ट। एग्जाम्पल भी आपको पता है। तो अब एक और इसमें नई चीज़ है कि हमने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हो चुका है पिछले लेक्चर में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना? आप यदि आप ऐसे देखो, मैंने कल वाइट वॉशिंग वाला एक एग्जांपल बताया था कि होता क्या है कि जब हम लोग घर पे चूना लेके आते हैं वाइट वॉश करने के लिए, तो उसको जब वाटर में डालते हैं तो उसमें से देखिए बबल्स निकलते हैं, और थोड़ा सा वो हीटेड हो जाता है। ठीक है ना? तो भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, सच रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ठीक है ना? अब देखो, आप कहेंगे कि सर कंबस्शन भी रिएक्शन होता है, उसमें भी हीट निकलती है। तो हमने फिर बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो सकते हैं बेटा, लेकिन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं CH4 मीथेन का, आपके NCERT की बुक में दिया हुआ है। मीथेन CH4 व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और व्हेन CH4 इज बर्न, दिस इज मीथेन। तो मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो ये फॉर्म करता है CO2 एंड H2O। ये CO2 फॉर्म करता है और H2O फॉर्म कर देता है। ठीक है ना? अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग आपको आती ही है। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह, यहाँ H2O की जगह, H2O के आगे हमने 2 पुट कर दिया। देखो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, 2 × 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन हमारा कितना हो रहा है? 2 × 2 4। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने ये लगा दिया। सो इन दिस रिएक्शन हम देखते क्या हैं? हम देखते हैं कि व्हेन मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स आउट CO2, H2O एंड हीट। क्लियर? सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है। ठीक है बेटा? एंड हमें ये भी पता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। जो फूड हम लोग की बॉडी में जाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज की
ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है और उसके बाद वो क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। सो रेस्पिरेशन, ये टर्म आप बायो में कुछ और बेटर पढ़ लेंगे, बट आपको ये ध्यान देना है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ATP के फॉर्म में हीट रिलीज होती है। अब बायोलॉजी के जो आपके टीचर होंगे वो आपको अच्छे से बताएंगे कि ATP क्या होती है और कैसे हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में हैं। सो बट हम ये ज़रूर देखेंगे कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर, ये हमें याद रखना है। तो चलो अब देखते हैं। तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन हो रहा है। देन दैट मीन्स ग्लूकोज व्हेन बर्न्स इट गिव्स आउट CO2, वाटर एंड एनर्जी, क्लियर। जब ग्लूकोज, देखो बेटा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन एंड वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो सिंपल आप बताएंगे कि सर रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि जब ग्लूकोज बर्न होता है या ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि रेस्पिरेशन भी हमारा एक्सोथर्मिक है। मीथेन को हम बंद करेंगे तो भी ये आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक में आएगा बिकॉज हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स होता है, ठीक है ना, दिस इज अगेन एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर is also exothermic, ठीक है, इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। तो आपको बस यहाँ पे अब ये सोचना है कि भाई चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की हमने डिफिनेशन देख ली कि व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर। तो ये आपका हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशंस पढ़िए, बहुत बेहतर तरीके से इसके एग्जांपल्स को देखिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, और आपकी NCERT में कॉम्बिनेशन की ठीक बाद लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि डीकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक करना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है ना, जस्ट रिवर्स होता है। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है आप बता तो रहे हैं लेकिन अब कैसे रिवर्स होता है, तो भाई यही तो बताने जा रहे हैं। तो अब देखो होता क्या है, कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि टू सब्सटेंस कंबाइन कर रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, वेरी गुड, ठीक है ना, यही देखे थे। लेकिन डीकम्पोजिशन में हम क्या देखेंगे कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करेगा, क्या बोले, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करेगा और वो टू और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज करेगा और वो टू और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। मीन्स एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल कंपाउंड हमें रिएक्टेंट के फॉर्म में दिखाई देगा और उससे हमें टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जब हम देख रहे हैं तो अब देखते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। भाई वो कंपाउंड किस में ब्रेक होगा, वो कंपाउंड उसी में ब्रेक होगा जिस चीज से वो बना होता है। कंपाउंड किस में ब्रेक होगा, ये कंपाउंड उसी में ब्रेक होगा जिसमें जिस चीज से ये भाई बना रहता है। तो हम यही कहते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन दी
define decomposition reaction. So a type of reaction in which a single compound gets decomposed into its constituent. क्लियर? मीन्स एक कंपाउंड जिस चीज़ से बना हुआ है ये उस चीज़ में ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना? एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज AB इज अ कंपाउंड, ठीक है ना? अब AB डिकम्पोज हो रहा है। नाउ AB डिकम्पोज होके किस में ब्रेक होगा? A एंड B में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना? AB डिकम्पोज होके किस में ब्रेक होगा? A एंड B में। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये आपका एक फॉर्मेट है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होने का। अब देखो भाई, एक सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ अपने आप क्यों ब्रेक होगी, है ना? कोई भी चीज़ अपने आप क्यों ब्रेक होगी? तो भाई जाहिर है कि ब्रेक तभी होगा जब उस पर कोई नई चीज़ आकर के अपना एक्शन दिखाएगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में, जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में कंपाउंड को ब्रेक होना होता है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी, विच रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है ना? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ले सकते हैं। और एग्जैक्टली उसमें हम कहते क्या हैं कि उस तरह के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने बताया है कि डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट डबल होगा, सॉरी डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स होगा, ठीक है ना? अभी हमने बताया। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। अब आप एंडोथर्मिक डिफाइन कर लो। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन those reaction in which heat is involved रहती है, heat is required, involved और heat is required, such reaction is endothermic reaction। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स डिकम्पोजिशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? टू कंपाउंड, टू सब्सटेंस कंबाइन करते थे और सिंगल सब्सटेंस बना करके रख देते, ठीक है ना? बट डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक होके टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है। कॉम्बिनेशन एट वन हैंड एक्सोथर्मिक है एंड डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, ठीक है ना? है ना अपोजिट? तो याद करना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर लर्न करिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट गिवन इन योर NCERT बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके इस इम्पॉर्टेंट साल में, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आइए उसे देखते हैं। सो एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है? अब आप कहेंगे सर फेरस सल्फेट क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है। क्लियर?
So what happens when ferrous sulfate crystal is heated? Clear? तो बेटा देखो, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं, ठीक है ना, आपके बुक में एक्टिविटी के थ्रू भी बताया हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल आप ले लीजिए और आप उसे हीट करिए, ठीक है ना। तो जब हम उसे हीट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो देखो होता क्या है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कंटेन किया रहता है, ठीक है ना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कंटेन किया रहता है। सो फॉर्मूला आपका होता है FeSO4.7H2O। चलो देख लेते हैं, FeSO4.7H2O, ठीक है ना, ठीक है। तो जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है बेटा, जब हम इसे हीट करते हैं देन ये प्रोसेस अपने आप होनी शुरू हो जाती है। सो व्हेन वी हीट द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, वो पहले फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, FeSO4। क्लियर? तो ये कन्वर्जन एनसीईआरटी में आपको दिखाया नहीं गया, आपको डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होगा वो क्या होगा बेटा? वो लाइट ग्रीन होगा, ठीक है। सो जब हम इसे हीट करेंगे, दैट मीन्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हेन फेरस सल्फेट FeSO4 इज हीटेड, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं देन व्हाट वी गेट व्हेन हीटेड it gives out ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। क्लियर? सो FeSO4 हीट हो रहा है और क्या बना रहा है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। और हम यहाँ पे अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? सो आप क्या बताओगे? आपसे जब कोई पूछेगा कि बताओ कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या होता है, देन आप बताएंगे कि सर जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो FeSO4 ब्रेक हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है ना। और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होगा वो रेड ब्राउन होगा। इसे भी केमिकल्स के कलर जरूर ध्यान रखते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि एन एलिमेंट X, ठीक है, और a compound X when heated it decomposed into red brown substance and along with SO2 and SO3 are also formed। तो चलो बताओ वो कंपाउंड X क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको DPP में मिलेंगे, आप उसे सॉल्व करते रहिएगा। सो ओवरऑल यहाँ पे हम एक चीज़ देख लिए कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं देन फेरस सल्फेट क्रिस्टल गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो जो लाइट ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड ब्राउन फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और SO2 और SO3 की जो होते हैं ये गैसेस, ये कलरलेस होती हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान देना है कि फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर था, लाइट ग्रीन कलर था, वो किस में ब्रेक हुआ? वो फेरस सल्फेट ब्रेक होकर के दिया रेड ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है भाई, लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, तो हम क्या चीज़ देखेंगे? देखो एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो उसने किया क्या है कि एक बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें उसने लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को रखा है, ठीक है। फिर बर्नर के पास ले गए, उसे टोंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा। ये एक्टिविटी बहुत ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में आपके बुक के है कि वो उस एक्टिविटी में एक बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें उसने लेड नाइट्रेट रखा हुआ है, लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल रखा हुआ है और फिर उसे वो बर्नर के पास ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि जो लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल है वो लेड नाइट्रेट ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा। क्लियर? क्लियर है ना? तो चलो देखते हैं क्या होता है उसमें, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। सो व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जब लेड नाइट्रेट हीट करता है तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। सो लेड नाइट्रेट
that is PbNO3 twice. Very very important reaction. Lead nitrate when heated. lead nitrate जब हीट होता है, जब हीटेड होता है, जब उसे हम हीट सप्लाई करते हैं, देन क्या होता है? देखो, लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है. लेड नाइट्रेट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. क्लियर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है. चलो ठीक है, अब देखते हैं. सो लेड नाइट्रेट का जो कलर है वो है वाइट. लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल जो होता है वो वाइट होता है. पीबीओ का जो कलर होता है वो येलो होता है. ठीक है ना? जो लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा वो यहाँ पे येलो कलर का फॉर्म होगा. एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रहती है वो ब्राउन फ्यूम की तरह रहती है. ब्राउन फ्यूम्स की तरह ये फॉर्म हो जाती है. ये लर्न रखना है आपको. जब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे आपसे कि बेटा ये बताओ कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, देन आप क्या बताएंगे कि लेड नाइट्रेट हीट तब होता है जब हीटेड होता है. देन लेड नाइट्रेट डिकम्पोज कर जाता है. किस में डिकम्पोज करता है? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में. सो दिस इज लेड ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है. तो देखो यहाँ पे आप देखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने जितने भी एग्जांपल अभी तक देखे हैं, हमने हीट सप्लाई की है. ठीक है ना? हमने हीट सप्लाई की है. दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की रिक्वायरमेंट को मांगता है. ठीक है ना? उसे हीट की ज़रूरत है, तब तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी होगा, है ना? तो अब देखो, हम ये बताते हैं कि भाई हीट की रिक्वायरमेंट है, तो अब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी तो किसी फॉर्म में आ सकता है. हीट भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है ना? एनर्जी उसे सनलाइट से भी मिल सकती है, एनर्जी उसे इलेक्ट्रिसिटी से भी मिल सकती है ना? क्लियर? ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, किस तरह से उसको एनर्जी मिल रही है, किस सोर्स से मिल रही है, उसकी बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप्स के हो जाते हैं. ठीक है ना? ठीक है, करेक्ट? समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप. 3 टाइप में वो कैटेगराइज हो सकते हैं. ठीक है ना? फर्स्ट टाइप क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट में. ठीक है ना? ठीक है, फिर से सुन लो. थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हीट सप्लाई होती है रिएक्टेंट को. ठीक है ना? दैट मीन्स यदि कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि हीट के चलते हो रहा है, तब हम उसे कौन सा कहेंगे रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन. क्लियर? सो थर्मल डिकम्पोजिशन, ये जो एग्जाम्पल आपको हमने अभी दिखाया है, आपने बहुत गौर से देखा होगा कि हमने इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स है सब में हमने हीट सप्लाई किया था. ठीक है ना? तो जो भी आपने एग्जाम्पल देखा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का डिकम्पोज होना, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोज होना, ठीक है, तो ये जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है. तो बेटर होगा कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन भी लिख लीजिए. सो थर्मल decomposition. So thermal decomposition, when decomposition reaction is carried out by heat, the reaction is thermal decomposition. Is thermal decomposition. क्लियर? ठीक है बेटा. उस समय हम रिएक्शन को क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर हीट हम सप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रही है. सच रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है ना? ओके. तो बेटा अब हम देखते हैं
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एक और टाइप को। दैट मीन्स हमने बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 काइंड्स की हो सकती है। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में अभी तक हमने देख लिया कि व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड बाय द हीट, सच रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, और एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी में आप देखो ये पूरा सेटअप है। एक प्लास्टिक मग सबने देखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मग ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये प्लास्टिक मग है और इसमें आपने वाटर फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया, ठीक है, और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब देखो इसमें किया क्या गया, जो इस वाटर मग का जो बेस था वहां से होल किए गए हैं, 2 होल्स, और उस होल्स में रबर फिट किया गया। फिर उससे कनेक्ट किए हम ग्रेफाइट रॉड, कार्बन की बनी हुई रॉड, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड रखे जो कि इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है, और एनोड एंड दिस इज कैथोड। आपको पता है कि जो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड एनोड, और नेगेटिव से जो कनेक्टेड रहता है दैट इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी हमने सेटअप की है, ठीक है, एंड व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, और जैसे ही हम करंट को स्टार्ट करते हैं, करंट के फ्लो को स्टार्ट करते हैं, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, होता क्या है, द वाटर गेट्स डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर में, देन वाटर ब्रेक करता है, डिकम्पोज करता है। किस में डिकम्पोज करेगा, हाइड्रोजन में एंड वाटर में डिकम्पोज करेगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगी, जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है ना बेटा। एनोड कैथोड दोनों के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है वो एनोड होता है, नेगेटिव से जुड़ा रहता है वो कैथोड होता है। एक और चीज़ हम कह सकते हैं, जिधर से करंट इन करता है वो आपका एनोड होता है, और जिधर से करंट आउट करता है वो आपका कैथोड होता है, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोलाइसिस हम देख रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा देन वाटर ब्रेक करता है। और वाटर ब्रेक करेगा, तो वाटर ब्रेक करेगा किस में ब्रेक करेगा, वाटर ब्रेक करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो वाटर H2O किससे मिलकर बना हुआ था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था, ठीक है ना। सो रिएक्शंस H2O ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, so this H2O gets broken down into hydrogen and oxygen, ठीक है ना बेटा। अब बहुत ध्यान से देखना, इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है कि आपको देखो क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। क्या बताओगे, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, ऑक्सीजन is formed at एनोड, ठीक है ना। और ये गैसेस जो रहेंगी वो बबल्स के फॉर्म में रिलीज होंगी, ठीक है ना, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में रिलीज होंगी। और यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हैं इसको इन्वर्टेड करके रखा गया है, ठीक है। तो जैसे ही वो गैस रिलीज होगी तो उसमें बबल्स आपको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में दिखाई देंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, क्लियर है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, आप इसे बैलेंस कर लो पहले, तो बैलेंस कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ हो जाता है 2 और यहाँ हो जाता है 2, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है। सो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस एक्टिविटी से बेस्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बेटा हाइड्रोजन कहाँ पर फॉर्म हुआ, तो आप बताएंगे सर हाइड्रोजन जो फॉर्म हुआ वो कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म हुआ, आप बताएंगे सर वो एनोड पे। उसी में आपसे पूछ जाए कि बताओ एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो अभी हम बता चुके हैं, आपको पता ही है आपको। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन से डबल दिखाई देते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं। रीज़न क्या है भाई? रीज़न क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है दैट इज 2:1। पता क्या हो गया, ठीक है ना। वाटर के अंदर वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट जो रेशियो होता है बाय द वॉल्यूम, ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो 2:1 के रेशियो में होता है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन के बबल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, ट्वाइस डबल दिखाई देते हैं, डबल फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है। एक और आंसर आप दे सकते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डबल रिलीज होते हैं, ठीक है, देन ऑक्सीजन। तो इसके चलते हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड ट्वाइस दैट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और इसमें से कहता है कि वन ऑफ द गैस बर्न्स एंड दिस गैस इज हाइड्रोजन। ये भी ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस को जब हम टेस्ट करेंगे तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के पास जब हम बर्निंग स्पिंटर ले जाते हैं देन वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रिक करेंट नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक्टिविटी आपने देखी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस की हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन डबल क्यों फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म हो रहा है एक ऐसी गैस है इस दोनों में से जो कि बर्न कर रही है, भाई उस गैस का नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जब हम इसके पास मैस्टिक ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, बर्निंग स्प्लिंटर ले जाएंगे, क्लियर, देन दिस गैस विल बर्न विद पॉप साउंड, POP, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बाद एक और टाइप बचती है उसे देखते हैं, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। और ये रिएक्शन जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी आपके NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें किया क्या गया कि एक चाइना डिश लिया गया, उसमें आपने सिल्वर क्लोराइड रख लिया और सनलाइट को अलाउ करते हैं कि वो चाइना डिश का जो फेस है वहाँ तक सनलाइट पड़े। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक कर जाता है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज कर जाता है। भाई सोर्स क्या है, सोर्स सनलाइट है, ठीक है ना। फिर से रिकैप कर लेते हैं, भाई थर्मल डिकम्पोजिशन में सोर्स क्या था, हीट था जिसे हम सप्लाई कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में सोर्स क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था, जो अभी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है ना। पूरा सेटअप लगा के, बैटरी सारा लगा के, एनोड कैथोड लगा के, ठीक है। उसके बाद जब फोटो डिकम्पोजिशन हम देखेंगे तो सोर्स हमारा क्या है, सनलाइट है, ठीक है ना। सोर्स हमारा सनलाइट है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं बड़े आराम से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय द सनलाइट, दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी आपके NCERT की बुक में दी हुई है, अभी हमने एक्सप्लेन भी किया आपको कि बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। सिल्वर क्लोराइड है, उसे चाइना डिश में रखे हैं, सनलाइट को अलाउ कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि वो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक कर जा रहा है, ठीक है। चलो तो अब उस रिएक्शन को देख लेते हैं कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में किस तरह और कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सिल्वर क्लोराइड, बेटा देखो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो होता है वाइट, क्लियर। सो सिल्वर क्लोराइड बहुत सिंपल सी AgCl, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। AgCl to sunlight
सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl ब्रेक करता है, किस में ब्रेक करता है? सिल्वर एंड क्लोरीन में। किस में ब्रेक करेगा? सिल्वर एंड क्लोरीन में। बहुत ही आसान सा है रिएक्शन, इसे आप बड़े आराम से लर्न कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सो AgCl ड्यू टू सनलाइट it gets decomposed into silver and chlorine. Another example, AgBr, silver bromide. This is silver bromide. देखो सिल्वर ब्रोमाइड बेटा येलो कलर का होता है, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? ये सिल्वर क्लोराइड जो है दिस इज वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो जब हम इसे डिकम्पोज कर, जब ये डिकम्पोज होगा, सनलाइट यहाँ भी प्रेजेंट है। सो व्हेन सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज it forms silver and chlorine. When silver bromide gets decomposed in the presence of sunlight, then it will form silver and bromine. Now balance these two equations. This is balanced equation. So अब हमने देख लिया कि decomposition reactions की जो types हैं, thermal decomposition, electrical decomposition, and this is photo decomposition reaction. Clear? सबके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। यहाँ पे एक चीज़ इस फोटो डिकम्पोजिशन में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नेम द रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो इस पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लीजिए। क्लियर? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, these two reactions are used in black and white photography. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है, ठीक है बेटा? क्लियर है? ठीक है ना? तो यहां पर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको पढ़ेंगे। बट इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि बेटा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। सोर्स चाहे जो भी हो, बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस रिएक्शंस के कैरी होने में ज़रूर होती है। क्लियर? सो बिफोर स्टडिंग द नेक्स्ट रिएक्शन which is single displacement reaction, फिर से आपको बता दें कि हर लेक्चर के साथ हम लोगों ने DPP डाला हुआ है, दैट इज़ डेली प्रैक्टिस पेपर। बेटा हर लेक्चर को पढ़ो और उसके साथ DPP में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको पहले आप अपने से अटैम्प्ट करिए, ठीक है? फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम लोग हैं, लेकिन आप अपनी हर लेक्चर के अकॉर्डिंग अपनी DPP को सॉल्व करिए। और साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बता दें कि जो ऐप हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, और ये केवल आपके लिए ही बनाया हुआ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल बहुत बेहतर करें, और तो आप उस ऐप को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बड़े आराम के साथ, बड़े सुविधा के साथ और बहुत एक्यूरेट वे में आपको मिल सके, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है बेटा? अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है बेटा? ठीक है ना? तो नेक्स्ट रिएक्शंस जो आपकी बुक में है दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नाउ
द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जैसे कि हमें पढ़ना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा देखो, जब केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा रहेगा तो उसे आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना, ठीक है। क्या समझना उसे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, हम ये देख लेते हैं कि भाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करना मतलब समझ रहे हैं कि डिस्प्लेस करना मतलब होता है कि हम किसी को कहीं से हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब सोचो, कोई भी चीज़ ऐसे हम अपनी सोसाइटी में देख लें, अपनी लाइफ में देख लें, तो कोई भी चीज़ किसी को कैसे हटा सकती है। भाई एक बंदा सही से बैठा हुआ है, अब उसको ज़बरदस्ती हटाने वाला जो बंदा आएगा तो जाहिर है कि वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तब तो कोई किसी को डिस्प्लेस कर सकता है। भाई कोई बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हाँ ठीक है ना, तो वो जब किसी दूसरे प्लेयर को ही डिस्प्लेस तभी ना करेगा जब उसके में बहुत ज़्यादा स्किल होगी, उससे भी बेहतर होगा, जो उससे भी बेहतर हो वही डिस्प्लेस करेगा। तो ठीक ऐसी ही कहानी इसमें भी है, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई एक एलिमेंट आएगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जो कि ये बताएगा कि शायद जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन जानने के लिए हम तो बड़े आराम से समझ सकते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं, बोलना तो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत करेक्ट भी डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि सर द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। याद कर लिया, काम हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि हम ये कैसे समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट से। भाई समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, इसलिए समझेंगे क्योंकि हमारे पास रिएक्टिव सीरीज़ है, और रिएक्टिव सीरीज़ को जब हम लर्न कर लेंगे तो हम ये समझ लेंगे कि अब हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो फिर हम ये समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन किसको कैसे कहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो चलो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब तो इतना तो समझ में आया ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसी चीज़ होगी कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल आएगा वो दूसरे रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, ठीक है ना बेटा। हम केवल मेटल का नाम ले रहे हैं, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल में भी होता है, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताएंगे उसे भी, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हम मेटल्स की कंडीशन को देखते हैं, ठीक है ना। चलो, सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल थोड़ा हमने दूर लिख दिया है। सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच in which highly reactive metal displaces reactive metal from its compound, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन वेरी गुड, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या मतलब, कहने का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटा देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसे बोलते हैं। अब बारी आती है कि सर ठीक है डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन आप रिएक्टिव सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो चलो रिएक्टिव सीरीज़ क्या होता है ये समझते हैं, रिएक्टिव सीरीज़ को कैसे हम लर्न कर सकते हैं ये समझते हैं। रिएक्टिव सीरीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम बात करेंगे इस बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।